हेलो एवरीवन। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉइज टू फिल जॉब पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना मतलब उनकी भर्ती करना, फिर उनको सिलेक्ट करना कि कौन से एम्प्लॉय को हम काम पर रखने वाले हैं, फिर उन सिलेक्टेड एम्प्लॉइज को ट्रेन करना एंड उनकी डेवलपमेंट करना, उन एम्प्लॉइज को डेवलप करना और उनको उनकी जॉब पोजीशंस पर फिल करना, ये स्टाफिंग प्रोसेस में आता है। It ensures that the right people are in the right roles at the right time to achieve business objectives. Business objectives को अचीव करने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है, मतलब एक ह्यूमन रिसोर्स की, ताकि वो उस बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इसके लिए हमें क्या करना होगा? राइट पोस्ट पर राइट पीपल को राइट टाइम पर फिल करना होगा, तो इसको बोला जाता है स्टाफिंग। It refers to filling and keeping filled the post with people. थियो हैमन ने इसकी डेफिनेशन दी है, द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग फंक्शंस में आते हैं हमारे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस एंड नीड्स मोर डेवलपर्स। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर रही है और इसके लिए और ज्यादा डेवलपर्स की नीड है। द HR डिपार्टमेंट पोस्ट जॉब ओपनिंग्स, तो हम क्या बोले, हम HR डिपार्टमेंट से कहेंगे कि हमें और ज्यादा डेवलपर्स की नीड है, ह्यूमन रिसोर्सेज की हमें नीड है, तो वो क्या करेगा? वो पोस्ट करेगा जॉब ओपनिंग्स के लिए, स्क्रीन एप्लीकेशंस के लिए, इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा एंड बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगा एंड उन्हें हायर करने के बाद द कंपनी प्रोवाइड्स ऑनबोर्डिंग सेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग टू हेल्प न्यू एम्प्लॉइज। मतलब कुल मिलाकर जो स्टाफिंग की प्रोसेस होती है उसका मतलब होता है कि लोगों को, जो लोग हमारी कंपनी के लिए हमारी उन पोस्ट पर फिल होने के लायक हैं, उन लोगों को अपनी कंपनी में to help new employee understand their roles and responsibilities. This process ensure that the company has skilled employees. ये जो प्रोसीजर है, मतलब इतनी बड़ी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, हम बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये इसलिए की जा रही है ताकि हम अपनी कंपनी में स्किल्ड एम्प्लॉइज को ही लेके आए टू मीट प्रोजेक्ट डेडलाइंस एंड बिजनेस गोल्स। अब फीचर्स क्या है स्टाफिंग के? फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोस्ट, जो हमारी पोस्ट है, मतलब हमें बहुत सारी हमारी पोस्ट है जो वेकेंट है, लाइक हमारी पोस्ट कंप्यूटर पर वर्क करने की है, किसी को माइक्रोसॉफ्ट पर वर्क करने के लिए हमें किसी पर्सन को हायर करना है, तो हम उस पर्सन के अकॉर्डिंग, तो हम उस पोस्ट की नीड के अकॉर्डिंग उस पर्सन को सिलेक्ट कर लेंगे और उस पोस्ट को हम फिल कर देंगे। बिगिंस विद वर्कफोर्स प्लानिंग। अब ये कैसे शुरू होती है? ये वर्कफोर्स की प्लानिंग के साथ शुरू होती है। इट बिगिंस विद वर्कफोर्स प्लानिंग। इट आल्सो इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। फोकस ऑन मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। हमारा फोकस कहाँ पे होता है कि हम सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स को मेंटेन करें। इट इज mainly concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory workforce related to any combination of employees. यह employees के combination से भी related होती है। It involves any combination of employees such as daily wages, consultant and contract employees. Recognizes the importance of every single person. It recognizes the importance of every single person employed as it is the individual worker who is the ultimate performer. क्या होता है कि हम हर एक व्यक्ति की, एवरी सिंगल पर्सन की इंपॉर्टेंस को बिजनेस में होती है। इज द इंडिविजुअल वर्कर हु इज अल्टीमेट परफॉर्मर। क्योंकि अगर कोई भी एक पर्सन है हमारी स्टाफिंग का, हमारी कंपनी में सेल्स के लिए हमें किसी पर्सन की नीड थी, तो हमने सेल्स के लिए एक ऐसे पर्सन को हमने हायर कर लिया, लेकिन वो पर्सन लोगों से बात करने में वो झिझकता है, तो वो हमारी कंपनी के लिए एक परेशानी बन जाएगी, क्योंकि जब उसे लोगों से बात करना ही नहीं आएगा तो वो सेल्स नहीं कर पाएगा, तो हमारी कंपनी के लिए एक परेशानी है। क्योंकि अल्टीमेटली वो जो इंडिविजुअल वर्कर है वो ही अपनी परफॉर्मेंस के लिए जवाबदेही है। तो इससे क्या होगा? हमें एवरी सिंगल पर्सन की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना होगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार में इसकी जरूरत पड़ती है। एज न्यू जॉब्स मे बी क्रिएटेड एंड सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज मे लीव। क्योंकि कुछ एम्प्लॉइज अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं तो उन वेकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए हमें दोबारा एम्प्लॉइज की नीड होगी। अब इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग की? हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कंप्लीट पर्सनल, बेटर परफॉर्मेंस के लिए हेल्पफुल है, बिजनेस के कंटिन्यूअस सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एसेट, हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉइज, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग इस बात को इंश्योर करता है कि जब हम अपने वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हायर कर रहे हैं तो हम स्किल्ड एंड क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को ही रिक्रूट करें। हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, प्रॉपर स्टाफिंग प्लेसेस द राइट एम्प्लॉइज। अगर हम अपनी हर वेकेंट पोस्ट के लिए राइट एम्प्लॉइज को प्लेस कर रहे हैं इन सूटेबल रोल्स, इनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, इससे हमारी बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज,
एक बिजनेस के कंटिन्यूस सर्वाइवल के लिए और इस एंटरप्राइज के ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम वेल स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को ही अडॉप्ट करें। एक मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग हम ऐसे लोगों को ही हायर करें जिन्हें उन चीजों की नीड है, ताकि हमारी जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन है वो बना रहे। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है मार्केट में, लेकिन अगर हम ऐसे पर्सन को हायर कर रहे हैं जो न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते तो हमारे बिजनेस के लिए मुसीबत बन जाएगी। तो हम ऐसे लोगों को हायर करें जो टेक्नोलॉजीज को आसानी से अडॉप्ट कर सके। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एसेट, स्टाफिंग इस बात को इंश्योर करता है दैट एम्प्लॉयज स्किल एंड एबिलिटीज आर यूज्ड इफेक्टिवली। मतलब हम जो ह्यूमन एसेट है उसको हम अच्छे तरीके से उनका यूटिलाइजेशन करें, उनसे हम इतना ज्यादा काम भी ना करवाएं कि वो उनके लिए ओवरबर्डन बन जाए और उनसे हम कम से कम काम भी ना करवाएं। हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन मॉरल ऑफ एम्प्लॉइज, अगर हम स्टाफिंग सही तरीके से कर रहे हैं तो उनकी जॉब सिक्योरिटी भी बनी रहेगी, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो पर्सन हेल्पफुल है, प्रॉपर वर्क अलोकेशन हो पाएगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा और जो एम्प्लॉइज का जो मॉरल एंड सेटिस्फैक्शन है वो भी इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं कि एचआरएम क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है ये मैनेजमेंट प्रोसेस का वो पार्ट है विच डेवलप्स एंड मैनेजेस द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज में जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं उनके डेवलपमेंट एंड उनको मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट काम करता है उसको हम बोल रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब एक्टिविटीज क्या होती है एचआरएम में? सबसे पहले रिक्रूटमेंट, उसके बाद जॉब को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद हम डेवलप करेंगे उनके लिए कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे लेबर रिलेशंस को, अगर उनकी कोई कंप्लेंट आ रही है तो उनको हैंडल करेंगे, उनकी सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करेंगे, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट। अब इसकी प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट, टू डिस्चार्ज दिस ड्यूटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इंडल्ज इन द एक्टिविटीज। अब एचआर मैनेजर सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले रिक्रूटमेंट करेगा, सिलेक्शन करेगा, प्लेसमेंट करेगा, ट्रेनिंग करेगा, उनका प्रमोशन करेगा, उनको ट्रांसफर करेगा एटसेट्रा। उसके बाद वो उनके जॉब्स को एनालाइज करेगा। इट इंक्लूड्स एनालाइजिंग जॉब्स एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद वो डेवलप करेगा उनके लिए कंपनसेशन इंसेंटिव प्लान्स। ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च एचआर मैनेजर ब्रिंग्स टू द नोटिस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट न्यू टेक्निक्स ऑफ कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। उसने एक रिसर्च की और रिसर्च के थ्रू उसने एचआर मैनेजर ने टॉप लेवल मैनेजमेंट को नोटिस कराया कि कंपनसेशन के न्यू टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ, ताकि हमारे जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसका करियर ग्रो करे, इसके लिए हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। Maintaining labor relations, it includes maintaining labor relations on the one hand and union management relations on the other. हम चाहेंगे कि हमारी जो लेबर है वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे, तो इसके लिए हम लेबर रिलेशंस को मेंटेन करने का काम करेंगे। Handling grievances and complaints, to do this HR manager informs both the parties about the expectations of each other. इसके लिए जो HR मैनेजर है वो क्या करता है, वो मैनेजमेंट एंड लेबर दोनों की एक्सपेक्टेशंस को एक दूसरे को बताता है कि मैनेजमेंट लेबर से एक्सपेक्टेशन रखती है एंड कि आप स्ट्राइक ना करें, आप ज्यादा से ज्यादा लीव्स ना लें, और लेबर मैनेजमेंट से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इन द इवेंट ऑफ सम डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन देम ही सर्व्स एज अ पेसिफायर। अगर मैनेजमेंट और लेबर के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो वो उन दोनों के बीच में उस झगड़े को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, फॉर द सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एम्प्लॉइज वेरियस पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द एचआरएम। जो हमारे एम्प्लॉइज है उनकी सोशल सिक्योरिटीज के लिए एंड उनके वेलफेयर के लिए जो एचआरएम होता है वो बहुत सारी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है, सच एज रिक्रूटमेंट पॉलिसी, सिलेक्शन पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी एटसेट्रा। व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एचआरएम कीप्स इन माइंड एंड इंटरेस्ट ऑफ बोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉइज। ऐसा नहीं है कि जो एचआर मैनेजर है वो केवल और केवल एम्प्लॉइज के बारे में सोचेगा या केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, वो उन दोनों के इंटरेस्ट को माइंड में रखेगा, उसके थ्रू ही वो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगा। Defending the company in lawsuit, it is the duty of the HR manager to enforce various acts passed by the government relating to the employees. ये HR मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि अगर गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ एक्ट्स पास किए हुए हैं तो वो एम्प्लॉइज के लिए उनको इन्फोर्स कराए। As a result of this, HR manager is able to defend the company in lawsuits and avoid legal complication. इससे क्या होगा, इससे जो लीगल कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होगी अगर वो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहा है। अब स्टाफिंग के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि स्टाफिंग, हमने अब तक स्टाफिंग की बात की कि स्टाफिंग में ये होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एटसेट्रा। तो इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती है? इसमें सबसे पहले एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, हम ये देखेंगे कि हमारी कंपनी में कितनी मैन पावर की नीड है। At this stage, we estimate the number and type of persons required. हम ये देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में
कितने लोगों की जरूरत है एंड कौन कौन से टाइप के लोगों की जरूरत है, मतलब हमारी कौन कौन सी पोस्ट है जो वेकेंट है जिन्हें हमें फिल करना है। एट द टाइम ऑफ एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट द पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग प्रमोशंस, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डिसमिसल्स एटसेट्रा टेकन इनटू कंसिडरेशन। मैन पावर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि उनकी प्रमोशंस की पॉसिबिलिटीज कितनी है, रिटायरमेंट की पॉलिसीज कितनी है एटसेट्रा। To estimate the manpower requirement, it would be beneficial to conduct two type of analysis. अब हमें ये नहीं पता कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर की जरूरत है, तो इसके लिए हम दो प्रकार के एनालाइज करेंगे। एक है वर्कलोड एनालाइज कि हमारी कंपनी में कितना वर्कलोड है, एक है वर्क फोर्स एनालाइज उस वर्कलोड को पूरा करने के लिए कितने वर्क फोर्स की नीड है। इनफैक्ट सच एन एक्सरसाइज रिवील्स वेदर वी आर अंडर स्टाफ्ड, ओवर स्टाफ एंड ऑप्टिमली स्टाफ्ड। हमने इस प्रकार के एनालाइज कर लिया कि हमारी कंपनी में वर्कलोड इतना है, हमारी कंपनी में वर्कफोर्स इतना है, तो इससे हमें पता चलेगा कि हम कहीं अंडर स्टाफ तो नहीं है, कहीं ज्यादा लोगों की जरूरत हो और हमारे पास कम स्टाफ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंपनी में स्टाफ बहुत ज्यादा है लेकिन वर्कफोर्स ज्यादा है लेकिन वर्कलोड उतना नहीं है, या फिर हम ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसने पता लगा लिया कि हमें हमारे बिजनेस में 20 लोगों की नीड है, तो उसके बेसिस पर वो रिक्रूट करेगा। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। हमारी जितनी भी वेकेंट पोस्ट है उनको फिल करने के लिए वो उन लोगों को सर्च करेगा जो हमारी वेकेंट पोस्ट के लिए सुटेबल हो। द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। इसके लिए हमारे पास जॉब कैंडिडेट्स के लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे जिन्हें अगर कोई जॉब कैंडिडेट है उसको फिल कर सकता है, उनके बेसिस पर हम उनका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस इज कंडक्टेड, इट्स द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल। मतलब हमने 20 लोगों के लिए हमें 20 लोगों की अपनी कंपनी में नीड थी, हमने एप्लीकेशन फॉर्म्स डाले कि हमें हमारी कंपनी में लोगों की जरूरत है, हमारे पास फॉर्म्स आए 1000, तो उन 1000 लोगों में से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस पर्सन की इसमें नीड है या फिर कौन सा पर्सन हमारी इस रिक्रूटमेंट स्टेज के लिए बेटर रहेगा। है इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट एंड द नेचर ऑफ वर्क मस्ट वॉच। इसके लिए हम देखेंगे इनका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, फिर हम उनको प्लेसमेंट देंगे। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। हमने डिसाइड कर लिया कि उन 1000 लोगों में से ये 20 लोग हैं जो हमारी इस कंपनी के लिए बेस्ट रहेंगे, तो हम उनका प्लेसमेंट देंगे। प्लेसमेंट रेफर्स टू एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड। जिस पोस्ट के लिए हमने जिस पर्सन को सिलेक्ट किया है वो उस पर्सन को हम उस पोस्ट पर फिल करेंगे। अंडर ओरिएंटेशन द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज गिवन अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी। ओरिएंटेशन में हम क्या करेंगे, हम उन एम्प्लॉयज को एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन देंगे कंपनी के बारे में, उसे अपने सुपीरियर से इंट्रोड्यूस कराएंगे, सबऑर्डिनेट से इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद हम उनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर इम्पार्टेड टू एम्प्लॉयज सो दैट देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज इंक्रीज्ड। उसके बाद हम उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से परफॉर्म किया, उसके बेसिस पर हम उन्हें अप्रेजल देंगे। एट दिस स्टेज द परफॉर्मेंस जज की जाएगी एवरी एम्प्लॉय की। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस इवैल्यूएटिंग एंड एम्प्लॉयज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट सर्टेन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए हम करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस दोनों को ही देखेंगे। उसके बाद है प्रमोशन करियर प्लानिंग। एट दिस स्टेज मैनेजर्स फोकस ऑन करियर रिलेटेड इश्यूज एंड प्रमोशनल एवेन्यूज। इस स्टेज पर जो मैनेजर्स हैं वो इस बात पर फोकस करेंगे कि हम अपने एम्प्लॉयज को करियर रिलेटेड इश्यूज के बारे में बताएं और उनको प्रमोशनल एवेन्यूज के बारे में बताएं। फिर हम उनको कंपनसेशन देंगे। फाइनल स्टेज होती है स्टाफिंग प्रोसेस की, इन्वॉल्व्स फिक्सिंग द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे, मतलब हम किस किस रूप में उन्हें पे करने वाले हैं, किस किस तरीके से उन्हें रिवॉर्ड देंगे। बेसिकली इट इज द प्राइस फॉर द जॉब। अब मेन एस्पेक्ट या कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं स्टाफिंग के, सबसे पहले इसमें आता है रिक्रूटमेंट, फिर आता है सिलेक्शन, फिर आता है ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब वैकेंसी। एक जॉब वैकेंसी के लिए हमें जितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स चाहिए उन्हें आइडेंटिफाई करना और उन्हें अपनी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अट्रैक्ट करना। इट इन्वॉल्व्स जॉब पोस्टिंग, इसमें जॉब पोस्टिंग आती है, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, सोर्सिंग कैंडिडेट्स थ्रू डिफरेंट चैनल्स आते हैं। अब सिलेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आए, उनमें हम देखेंगे कि मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट कौन सा है। इट इंक्लूड्स, इसमें हम इंटरव्यूज लेंगे, टेस्ट लेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे टू इंश्योर द राइट फिट फॉर द जॉब। उसके बाद जब हम सिलेक्ट कर लेंगे कि ये एम्प्लॉयज ये कैंडिडेट हमारी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे हैं, हम उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि उनकी एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंप्रूव होगी और वो न्यू टेक्नोलॉजीज को न्यू वर्क मेथड्स के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर पाएंगे।